हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। अपना जो कंसेप्ट है और जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 99% अपने ख़त्म हो गए हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे और एक दो चीज़ें आप हो सकता है नहीं सीखें। हाँ, एक दो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो एक हिसाब से परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आपका इससे वीडियो से पहले ख़त्म हो गया है। बस एक आधी थोड़ी मोटी प्रैक्टिस, थोड़ा मोटा रिवीजन, एक आधे नए कंसेप्ट वो इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपकी रिवाइज करवाऊंगा। देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि जो परमुटेशन है, परमुटेशन का मतलब है, परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अगर मैं NPR बोल रहा हूं तो उसका मतलब है n चीज़ों में से r चीज़ों को पहले छाटेंगे। तो n चीज़ों में से r चीज़ों को छाटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फिर उनको हम अरेंज करेंगे। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, सेलेक्ट करके अरेंज करेंगे। और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन, ठीक है। तो NPR और NCR का ये वाला रिलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। NCR का मतलब है कि चीज़ों को छांटना, n में से r चीज़ें कितने तरीके से छांटी जा सकती हैं, तो NCR तरीकों में छांटी जा सकती हैं सिलेक्शन। और फिर r चीज़ें कितने तरीकों में अरेंज की जा सकती हैं, एक रो में r फैक्टोरियल वेज में अरेंज की जा सकती हैं, n चीज़ें n फैक्टोरियल वेज में अरेंज की जा सकती हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया और अरेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा, परमुटेशन। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। हम इसको वैसे भी मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये चीज़ भी हम पहले कर चुके हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगर इन दोनों का सम n है, देखो, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 10C8 इज इक्वल टू 10C2। अगर मेरे को 10 बच्चों की एक क्लास में से 2 बच्चों को छांट के दिल्ली भेजना है, या तो मैं उन 2 बच्चों को छांट लूँ जिनको दिल्ली भेजना है, या उन 8 बच्चों को छांट लूँ जिनको मैंने क्लास में ही रखना है, दिल्ली नहीं भेजना। बात तो एक ही है। मैं उनके नाम अनाउंस कर दूं कि भाई ये 2 बच्चे दिल्ली जाएंगे, या उनके नाम अनाउंस कर दूं कि कौन कौन दिल्ली नहीं जाएंगे, बात तो एक ही है। तो जितने तरीकों में आप 2 छांट सकते हो, उतने ही तरीकों में आप 8 छांट सकते हो। तो अगर ऊपर 10 है और तो अगर नीचे दोनों का सम भी 10 है, तो ये इक्वल होंगे। 10C8 इज इक्वल टू 10C2, 10C7 इज इक्वल टू 10C3, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। 25C5 इज इक्वल टू 25C20, इन दोनों का सम 25 है। क्लियर है भाई, ये भी हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें समझनी है कि n चीज़ों में से अगर मैं 0 चीज़ें छाटूंगा तो उसके कितने तरीके हैं, उसका एक ही तरीका है। मैंने आपके सामने 10 टॉफ़ियाँ रख दी और मैंने आपको बोला कि 0 टॉफ़ियाँ छाटनी है, बताओ कितने तरीके हैं। एक ही तरीका है, एक भी टॉफ़ी मत छाटो, 0 टॉफ़ी निकल के बाहर निकल जाओ, बस ये एक ही तरीका है। और मैंने आपको बोला ये 10 टॉफ़ियाँ हैं, इनमें से 10 टॉफ़ियाँ छाटनी है, तो कितने तरीके हैं, सारी उठा लो, सारी उठा लो, और कोई तरीका ही नहीं है इसके अलावा। 9 उठाओ, 8 उठाओ, नहीं, आपने सारी छाटनी है। तो n में से 0 चीज़ सेलेक्ट कर लो या n में से n चीज़ें सेलेक्ट कर लो, इज इक्वल टू 1 ही होएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, ऊपर वाले फॉर्मूले से भी इस रिजल्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दोनों का सम क्या है, n, इन दोनों का सम क्या है, n है ना, ठीक है। आगे इनके ऊपर आप वो फॉर्मूले लगा सकते हो जो भी मैंने आपको बताए हैं, NPR के, NCR के, सेम रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। NC1, n चीज़ों में से एक चीज़ छाटनी है। आपके सामने 10 अलग अलग टॉफ़ियाँ हैं, उनमें से कोई भी एक टॉफ़ी मैं आपको छाटने के लिए बोल रहा हूँ। कितने तरीकों में छाट सकते हो, n टॉफ़ियाँ हैं, तो उनमें से कोई एक उठाओगे, तो n तरीके हो सकता है। पहली उठाओ, दूसरी उठाओ, तीसरी उठाओ, कोई ना कोई एक उठाओगे तो n तरीके, ठीक है। तो NP0, n चीज़ों में से 0 चीज़ें छाट के अरेंज करनी है। तो 0 चीज़ें छाटने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, एक भी मत छाटो, एक भी मत अरेंज करो। तो NP0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। NP1, n प्लेसेस या फिर n चीज़ों में से एक चीज़ छाट के अरेंज करनी है, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे से बताऊं,
ये मान लो, हाँ ठीक है, यही ठीक है, कि n चीज़ों में से एक चीज़ छांट के अरेंज करनी है। परमुटेशन क्या होता है? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ऐसे ही समझ पाओगे। तो कोई भी एक चीज़ छांटने के कितने तरीके हैं? तो भाई n चीज़ें पड़ी हैं, उसमें से कोई भी एक चीज़ छांटने का कितना तरीके होंगे? n तरीके होंगे, ठीक है। अब उस एक चीज़ को कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हो? एक टॉफ़ी है, ऐसे टक रखी जाएगी। अगर दो टॉफ़ियाँ हों, एक टॉफ़ी का नाम A हो, एक टॉफ़ी का नाम B हो, तो अरेंज भी हो जाएं A B B A। बट अब एक ही टॉफ़ी है A, उसको कितने तरीकों में अरेंज करोगे? बस कोई तरीका नहीं है, बस एक जगह पर रख दो। है, एक चीज़ को अरेंज करने के कितने तरीके? एक, बस एक जगह पर रख दो, ठीक है। तो छाटी तो n तरीकों से जाएगी, लेकिन अरेंज नहीं हो सकती, तो n, ठीक है। देन n p n माइनस वन इज इक्वल टू n p n। इसका क्या मतलब है? n चीज़ों में से n चीज़ें छाट कर अरेंज करना, ठीक है। n चीज़ों में से n चीज़ें छाटोगे, मेरे सामने 10 टॉफ़ियाँ हैं, 10 में से 10 की 10 टॉफ़ियाँ छाट लूँ, तो एक ही तरीका है, 10 की 10 छाट ली। अब उनको अरेंज करना, 10 टॉफ़ियाँ आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं? 10 फैक्टोरियल, n टॉफ़ियाँ n फैक्टोरियल। ये जो सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन सभी को आप इन तरीकों से निकाल पाओगे जो मैंने आपको NPR और NCR के बेसिक फॉर्मूले बताए हैं। मैं बस आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करवाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज जनरली ये चीज़ें रटवा दी जाती हैं, मैं एक एक पकड़ के समझा रहा हूँ, ठीक। और NPN माइनस वन, या फिर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया है कि 10p3 का मतलब है 3 टर्म तक जाओ, 10 से लेकर घटाते हुए 3 टर्म तक जाओ। तो ऐसे ही NPN का मतलब है कि n से लेकर घटाते हुए n टर्म तक जाओ। n टर्म तक जाते जाते क्या हो जाएगा? n टर्म तक जाते जाते 1 आ जाएगा। भैया n से लेकर 1 तक ही n टर्म होंगी, 1 से लेकर n तक n टर्म होंगी, तो n फैक्टोरियल। या फिर मैं आपको बोलूँ n से लेकर n माइनस वन टर्म तक जाओ, तो सबसे पहली टर्म n, फिर n माइनस वन। ये मत सोचना n माइनस वन तक, n माइनस वन टर्म्स लिखनी है ऐसे ऐसे करके। तो 1 से लेकर n तक तो n टर्म आ जाती हैं, n माइनस वन टर्म, यानी कि एंड वाली 1 नहीं लिखनी। तो भैया आप इंटू 2 तक जाओगे, तो इंटू 1 करो या ना करो, वैल्यू तो सेम ही रहनी है। 5 से लेकर चाहे आप 1 तक चले जाओ, या 5 से लेकर चाहे आप 2 तक चले जाओ, ये रहने दोनों 5 फैक्टोरियल ही है, क्योंकि इंटू 1 करने से वैल्यू नहीं बदलेगी। तो n से लेकर 1 तक चले जाएं n टर्म्स तक, तो n फैक्टोरियल आएगा। या n से लेकर n माइनस वन टर्म्स टोटल लिख लें, क्योंकि वो 2 तक जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो ये भी n फैक्टोरियल ही होएगा, ठीक, ओके। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी वो चीज़ें जो मैंने अब तक आपको करवाई हैं, तो ये लिखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको ये 3 पॉइंट नए बता रहा हूँ, ठीक। देखो, ये आप याद कर लो, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, याद ही करके रखना पड़ेगा, है कि ये ऐसे है कि NCR प्लस NCR माइनस वन, ऊपर दोनों जगह n है, एक जगह r है और एक जगह r से कम है, ठीक है। रटने की टेक्निक जस्ट बता रहा हूँ। तो नीचे वाला काम तो हो चुका है, एक जगह r आ गया, एक जगह r से कम आ गया। ऊपर जब इन दोनों का सम होगा तो ऊपर वाले में एक टर्म बढ़ जाएगा और नीचे वही r ही रहेगा, हमारा बेसिक टर्म r। अब ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये करूँ कि 20 में से, इसको प्रूव किया जा सकता है ईजिली, बट उससे याद रखने में कोई मदद नहीं मिलती 1% भी, तो इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, बिना वजह टाइम वेस्ट है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। वही बेसिक फॉर्मूला लगा के इजीली प्रूव हो जाता है कि 20C5 प्लस 20C4, 20 में से 5 छांट ले या 20 में से 4 छांट ले, क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये है r, ये है r माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ जो n है उसमें एक जोड़ो 21, और नीचे r ही लिखना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इनमें से बड़े वाला लिखना है, ठीक, क्लियर है। आप ऐसे मान लो कि नीचे वालों में से भी बड़े वाला लिखना है, ऊपर वालों में से भी बड़े वाला लिखना है, तो ऊपर तो कोई बड़ा है नहीं, तो एक बढ़ा कर लिख दूंगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की, हालांकि एसएससी के अंदर जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ है, तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ये ना पूछे, बट ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर है, अपने स्कूल के सिलेबस में है, ठीक, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको मिसलेनियस में आप लिख के रखो नोट्स में,
क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या चीज़ मैंने बताया? अब 2 पॉइंट और बता देता हूँ। देखो ये 9वां पॉइंट क्या है, इसको आप खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर लिखा है 1 और मोर, ऊपर आप लिखोगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो चाहे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज दिस। अगर मेरे सामने टोटल, एग्जाम्पल देता हूं, अगर मेरे सामने टोटल 10 टॉफी हैं और 10 टॉफियों में से 10 टॉफी हैं मेरे सामने, 10 टॉफी में से मैंने 0 और मोर छांटनी है। मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एक भी टॉफी ना छांटूं, 0, या एक छांट लूं, या 2 छांट लूं, या सारी की सारी छांट लूं। मेरे पास सारे ऑप्शन है। तो मैं कितने तरीकों में ये काम कर सकता हूं? टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है कि हो सकता है मैं 10 में से एक भी ना छांटूं, हो सकता है, या तो ये होगा, या फिर क्या होगा, मैं 10 में से एक छांट लूंगा, या फिर क्या होगा, मैं 10 में से 2 छांट लूंगा, या फिर क्या होगा, मैं 10 में से 3 छांट लूंगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। मैं 10 में से 10 छांट लूंगा। मेरे पास ये सारी चॉइस है ना। तो कितने तरीकों से 0 या मोर ऑब्जेक्ट्स छांटे जा सकते हैं 10 ऑब्जेक्ट्स में से? क्लियर है? तो ये हो जाएगा, या का मतलब या तो ये होगा या ये होगा। मैंने बताया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन। तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 एंड सो ऑन 10C10। ठीक है। अब ये जो है ये इसके बराबर कैसे आ गया? 2n के बराबर। ये बताता हूं आपको। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो मेरे पास ये पहली टॉफी पड़ी है T1, यहाँ पर है T2, यहाँ पर है T3, यहाँ पर है T4, ऐसे ऐसे करके T10। ठीक है, तो देखो ये जो पहली टॉफी है इसके साथ क्या क्या हो सकता है? या तो मैं इसको छांट लूंगा या नहीं छांटूंगा। इसके साथ 2 काम हो सकते हैं, 2 ही काम हो सकते हैं। या तो मैं इसको छांट लूंगा या नहीं छांटूंगा। तो टोटल 2 तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। या तो मैं छांट लूंगा या नहीं छांटूंगा, 2, एक छांटा एक नहीं छांटा। ठीक, इसको भी 2 तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। या तो मैं छांट लूंगा या नहीं छांटूंगा, या तो मैं छांट लूंगा या नहीं छांटूंगा, एंड सो ऑन। तो 10 टॉफियां हैं, तो 2 × 2 × 2 10 बार 2⁻10। तो मैंने सेम काम को 2 तरीके से किया। ये भी मैंने सेम काम किया है, 0 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट छांटे हैं मैंने। देखो हो सकता है मैं 9 टॉफियों को नहीं छांटूं और 10वीं को छांट लूं, एक टॉफी छट गई। हो सकता है मैं पहली 3 को ना छांटूं, चौथी के बाद वालियों को ना छांटूं, सिर्फ इसको छांटूं, तो एक छट गई, चौथी वाली। ठीक है, हो सकता है 3 को मैं छांट लूं, बाकियों को ना छांटूं। तो मैंने वही चीज कैलकुलेट कर ली कि 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। तो 2⁻10 तरीके हैं। या तो उनको मैं ऐसे देख लूं या उसको मैं ऐसे देख लूं, बात मैं एक ही देख रहा हूं, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो यहां पर फिर क्या हुआ? यहां पर फिर एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या हुआ? एक फॉर्मूला बन गया, यही चीज लिखी हुई है। मैंने n की जगह 10 टॉफी का एग्जाम्पल ले लिया कि NC0, n ऑब्जेक्ट्स में से 0 या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट छांटना। तो हो सकता है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको मैं छांटूं या ना छांटूं, 2 चॉइस है। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है छांटूं या ना छांटूं, 2 चॉइस है। ऐसे ही जो nth ऑब्जेक्ट है छांटूं या ना छांटूं, 2 तरीके में इसको डील किया जा सकता है। तो टोटल 2n तरीकों में डील किया जा सकता है। इतने तरीकों में सिलेक्शन हो सकता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो n में से 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स छांटना। NC0, 0 छांट लिया, 1 छांट लिया, 2 छांट लिया, 3 छांट लिए, 4 छांट लिए, या n के n छांट लिए, दैट इज इक्वल टू 2n। मैं आपको डायरेक्ट भी रटवा देता, लेकिन मैंने दोनों चीजें बता दी, अब ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। अब यहीं पर अगर एग्जामिनर बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, कि 1 और मोर ऑब्जेक्ट यानी कि 0 ऑब्जेक्ट छांटने का ऑप्शन नहीं है अपने पास,
वन और मोर छांटने हैं, तो वन और मोर छांटने के कितने तरीके होंगे? पहला हो सकता है मैं 1 छांट लूँ, मैं 2 छांट लूँ, मैं 3 छांट लूँ, मैं 4 छांट लूँ, मैं सारे के सारे छांट लूँ NCN। तो क्या तरीके आएंगे? तो आएंगे NC1, वन और मोर, वन और मोर ऑब्जेक्ट छांटने के तरीके होंगे। हो सकता है मैं n में से 1 छांट लूँ, या मैं 2 छांट लूँ, या मैं 3 छांट लूँ, या मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊँ n में से n छांट लूँ। ठीक है, अब मुझे इतना पता है क्या कि भैया इस चीज़ की वैल्यू NC0, NC1, NC2 इन सब की वैल्यू है 2n। ठीक है, लेकिन मुझे निकालनी है सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको उधर भेज दूँ, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, और NC0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ 1, तो ये उधर जाकर घट जाएगा, तो 2n - 1, 2n - 1। तो ये फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चल गया, ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको नहीं बता दी यहाँ पर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़े, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। ये अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगे तो घबराना नहीं है, बुक्स के अंदर या कहीं पर भी बहुत ही मुश्किल तरीक़ों से ये चीज़ें बताई जाती हैं और सीधा इनको रटवाया जाता है। मैंने ईमानदारी से आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे से समझाया है, इससे आसान ये नहीं हो सकती। तो आपको दी मोस्ट आसान चीज़ मिली है। ठीक है, इनको लिखो, मोस्ट ईजीएस्ट वर्जन आपको इनका देखने को मिला है। अभी अपने सामने कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो आपने क्या करना है, मेरे बताने से पहले ये करने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि मैं आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं आपको करके बताऊंगा। ये मैं आपको दे रहा हूँ HW में। HW का क्या मतलब है कि फ़िलहाल मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज मुझे पता है आप ये सारा कर लेंगे। ठीक है, तो सर अगर मैं किसी में अटक गया तो डाउट कैसे क्लियर होएगा? जब आप इस क्लास की ये PPT लेंगे, जो PDF है इस क्लास की, 2 PDF मिलती हैं, एक तो जो क्लास में मैं लिखता हूँ वो, और एक अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो जो मैं लिखता हूँ वो मिलेगा, वहाँ पर आपको ये सॉल्व्ड मिलेंगे। ठीक है, तो जो HW है वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व्ड मिलेंगे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, इनमें जो जो भी आप कर सकते हो वो मैं देख लेता हूँ। आप कर ही लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ये भी कर लोगे, कर लोगे, ये भी कर लोगे। तो ईजिली आप 16 तक तो कर ही लोगे। मैं 17 और 18 में खुद आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी सब HW है। ठीक है, बाद में आपको जो PPT है उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। 17 और 18 अभी बता देता हूँ, उससे पहले 11 से लेकर 16 तक सारे कर लो, ये हो ही जाएंगे। नहीं होंगे तो इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा इससे पहले। ठीक है, NC2, तो भाई NC2 का मतलब है कि n से लेकर 2 टर्म तक जाएंगे। ठीक है, n इधर कर देते हैं इसको, n-1 2 टर्म तक गए, और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 = 36। अगर मैं इस 2 को इधर भेजूंगा तो n × n-1 = 72। तो 2 ऑप्शन मेरे पास हैं, या तो मैं एक काम करूं कि क्वाड्रेटिक बना लूं, या फिर सिंपली 72 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ दूं, ऐसे 2 नंबर में तोड़ दूं जिनके बीच में 1 का फ़र्क है। तो 9 8 72, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 9, n-1 की वैल्यू क्या होगी 8, तो n = 9। दैट्स इट। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरीके से इसको करेंगे NP3। तो NP3 का मतलब है दोस्त 3 टर्म तक जाएंगे। तो पहला टर्म n, अगला n-1, अगला n-2, और बटे में 3 फैक्टोरियल नहीं लिखना, क्योंकि वो लिखना होता है c के नीचे। तो यहाँ ये गलती मत करना, ये गलती बहुत कॉमन है बच्चों में। ठीक है, = 990। तो करने को इसको भी क्यूबिक इक्वेशन वाले तरीके से कर सकते हैं, बट वैसे मत करना, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। इसको ऐसे 3 नंबरों में तोड़ने की कोशिश करें जो तीनों कंजिक्यूटिव हैं, n, n-1, n-2। तो आप इजीली देख सकते हो, 0 यानी कि 10 और 99 यानी कि 9 × 11, तो 9 × 10 × 11 है ये। तो सबसे छोटा नंबर है n-2, सबसे बड़ा नंबर है n, n की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 11। ऐसे सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, इक्वेशन वगैरह बना के नहीं करना है बिल्कुल भी।
देखते हैं कौन कौन से कर लोगे आप। ठीक है, NC1 NC2, तो सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, मैंने बताया 2⁻n-1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2⁻n-1। अगर यहाँ पर जीरो भी होता है NC0 तो 2⁻n होता है, पहले हम कर चुके हैं, = 511। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 2⁻n = 512, और 512 होता है 2 की पावर 9, यानी कि n = 9। बहुत ही सिंपल। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस = 570, ये भी करने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए, ठीक है, NC2 यानी कि n से लेकर 2 टर्म तक जाएंगे, n(n-1), नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल जो कि 2 होता है, ऊपर आ जाएगा n × n-1। ठीक है जी, p है तो नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं होएगा, = 570। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं n(n-1) को कॉमन ले लूँ, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, n × n-1 यहाँ पर आया है हाफ बार और यहाँ पर आया है पूरा 1 बार, तो ये 1.5 बार हो गया, 3/2 टाइम्स हो गया। या फिर n × n-1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर बचा हाफ, यहाँ पर बचा 1, हाफ + 1 3/2 = 570। 3 से ये जाएगा 19 पर, अगर 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 2 और 10 मिलकर 20, 19 और 20 मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। n × n-1 = अगर ये उधर जाए तो 380 या फिर 19 × 20, तो यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी क्या, 20। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। करने को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट वो बनानी नहीं चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पर कर लेंगे। NC1, तो n चीज़ों में से एक चीज़ छांटने के कितने तरीके हैं, सिलेक्ट करने के n तरीके हैं भैया, n चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी एक हम छाटेंगे तो n, तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं हुई ना। NC2 तो ये हो जाएगा n × n-1 बटे में 2 फैक्टोरियल = 28। तो चलिए देखते हैं इसको, फाइंड n। तो अगर मैं इसको कर दूं, ऐसे नहीं, NC1 NC2 = 28, फाइंड n। क्या क्वाड्रेटिक बनाए, क्या क्वाड्रेटिक ही बनानी पड़ेगी फिर तो। n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो भी यही मामला, चलो तो क्वाड्रेटिक बना देते हैं भाई। तो मैं नीचे जो 2 है इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2n, और इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट n जब अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो n², और ये n जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होएगा तो -n, बाहर एक प्लस का 2n है तो प्लस का n, और ये 56 इधर आएगा, माइनस का 56 = 0। तो इससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 56 है और सम -1 है, सम का जो साइन है वो यहाँ से अलग होता है, 8 7 56, सम -1 यानी कि बड़े वाले को नेगेटिव करूँगा तो -8 और 7, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी भाई 7। यहाँ पर सर -8 क्यों नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं, ये NC0 NP0। -10 चीज़ों में से आप कुछ नहीं छांट सकते। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते मेरे फ्रिज में -5 आम रखे हैं, मतलब 0 आम रखे हों मानने भी, अब -2 आम कैसे रखे जाएंगे, क्या मतलब क्या हो क्या रखा वहाँ पर, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पर n जो है वो नेगेटिव नहीं हम कंसिडर करेंगे, तो n = 7। ठीक है, नेक्स्ट ओके, तो अब हमने 21वां कर लिया, अब हम 22वां करते हैं भाई आगे। 4C2 5C2 6C2 7C2 8C2 = what, तो आप इजीली कर लोगे। तो 4C2 यानी कि 4 × 3 2 टर्म तक और बटे में 2, तो 4 × 12 बटे 2 6, 5 × 4 20 बटे 2 10, 6 × 5 30 बटे 2 15, 7 × 6 बटे 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6 21,
8 इंटू 7 56/2 28, इन सबको जोड़ना है बस। ये जोड़ तो आप इजीली लोगे, तो ये हो जाएगा भाई 2 2 4 और एक 5 और एक 6 60, 6 और 5 11 और एक 12 और 8 20, 60 और 20 80, तो इजीली कर देंगे हम, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5C3, मन ही मन में इसको ऐसे देखो, 3 टर्म तक जाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 और बटे में 3 फैक्टोरियल होगा, 3 और 2 बटे में 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो 5 चौके 20, या फिर इसको आप ऐसे देखो 5C3 है तो 5C2 देख लो, ऐसे तो देख ही सकते हो 5C2, 3 और 2 का सम 5 है तो 5C2 तो 10 होता है, 5 इंटू 4/2। तो कैलकुलेशन में आप ऐसे भी मदद ले सकते हो। अब 6C3, तो ऊपर तो 3 होंगे, 6 5 और 4, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, नीचे एक 6 होगा, तो देखो 6 5 4 नीचे 6 है, तो 5 और 4 बच गए सिर्फ। 7 6 3, सॉरी 3 तक जाना है, 7 6 5 और नीचे 6 है, 6 से 6 गया, 7 5 35। 8C3, 8 7 6 और नीचे भी 6 6 से 6 गया, 8 7 56, ये आप इजीली कर लोगे आगे। क्लियर है? कितना हो गया सम? 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 110 और 6 और 5 11, 110 और 11 121। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब भाई कुछ क्वेश्चन और कैलकुलेशन के बताओ। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे 5 फैक्टोरियल है, ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये 4 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, ये आगे क्या है, ये 3 फैक्टोरियल है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब मैं कहीं पर भी इस चेन को रोक कर अगले नंबर पर फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, यानी कि मैं n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n से लेकर 1 तक की गुणा होनी थी, तो मैं गुणा लिखने लगा n इंटू n-1, फिर मेरा दिल में आया कि उस बाकी की सारी गुणा को मैं फैक्टोरियल के टर्म में लिख दूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पर रुककर फैक्टोरियल लगा दूंगा कि भाई इसके बाद 1 तक की गुणा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 7 फैक्टोरियल यानी कि 1 से लेकर 7 तक की गुणा, और गुणा में 8 और कर दिया, तो 1 से लेकर 8 तक की गुणा हो गई है, तो अच्छा ये तो 8 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, तो इस चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ओके। और 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब तीनों जगह से हम फैक्टोरियल काट सकते, 6 फैक्टोरियल काट सकते हैं, ये लो। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1/7 यानी कि 8/7 इज इक्वल टू x बटे में 8 इंटू 7, तो 7 से 7 गया, इट इम्प्लाइज दैट x इधर आएगा, 64 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 64, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लोगे ऐसे ही? विल यू डू द अगला क्वेश्चन ऐसे ही अगर मैं दूं? वही अंडरस्टैंडिंग यूज होएगी इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3, ठीक है, एंड n इज ग्रेटर देन 4, ठीक है जी। तो np5 का क्या मतलब है, इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो बिल्कुल बेसिक वे से चलो, कैसे कि भैया np5 का मतलब है npr जो है, npr का मतलब है n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी
मैंने आपको NPR सोल्व करने का तरीका बता दिया कि R टर्म्स तक जाओ, लेकिन ये भी पता होना चाहिए जो NCR है उसमें क्या होता है, बस एक R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है, ये R फैक्टोरियल। जो मैंने आपको चीज बताई है वो पता है क्या है? मैंने जो आपको चीज बताई है वो इसके रिगार्डिंग बताई है। जब आप n से लेकर R टर्म तक जाते हो तो होता क्या है, यहाँ पर ऊपर n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल n-1 n-2 ऐसे आता है, n-r से n-r कट जाता है, तो जो चीज़ बच जाती है वो मैंने आपको बता दी। तो देखो मैंने नीचे वाले में क्या बोला है कि R टर्म तक जाओ, अगर C हो तो नीचे एक R फैक्टोरियल भी लिख दो। NCR में NPR वाला तो है ही है, एक्स्ट्रा एक R फैक्टोरियल भी है। NPR में ये है, बस इसको लिखने का इजी तरीका मैंने आपको बता रखा है, तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और वो इजी तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों से मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल बटे में n-5 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल बटे में n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल बटे में n-3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज दैट, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, हाँ जी। नीचे अब मुझे एक बात बताओ, n-3 बड़ा है या n-5 बड़ा है? यहाँ पर तो n में से 5 घटा रखा है, वहाँ पर n में से सिर्फ 3 घटाया है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसके फैक्टोरियल को मैं खोल लूँगा। n-3 फिर इससे एक छोटे वाला नंबर, हम ऐसे ही करते हैं ना, n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n फिर इससे एक छोटे वाला नंबर n-1 फिर इससे एक छोटे वाला नंबर n-2, और हमारा दिल करता है वहाँ पर फैक्टोरियल हम लगा सकते हैं, तो वही n-3 n-4 अगला नंबर है n-5 और यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये कटेगा, मैं इसको काटना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये कट गया आपस में। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा, इट इम्प्लाइज दैट, बाकी आप यहीं पर देख पाओगे। देखो मैं सारी स्टेप आपको लिख कर बताऊंगा ताकि आप समझो, इनमें से काफ़ी स्टेप आपकी स्किप हो जाएंगी आगे, ठीक है। तो इस 42 को मैं तोड़ रहा हूँ ऐसे दो नंबर में जो कि कंजिक्यूटिव नंबर हैं, जिनमें सिर्फ एक का गैप है, एक n-3 एक n-4 है, तो 7×6 = 42 सीधा सीधा हमें दिख रहा है। बड़े वाला नंबर कौन सा है, n-3 बड़ा है या n-4? सर n-3 बड़ा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू है 7, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने में से 3 घटाऊं कि 7 आए, 10, n = 10। वैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी, दो वैल्यूज आनी थी, एक शायद 4 से छोटी आ जाती तो उसको हम क्या करते, उसको हम नहीं लेते, एक 4 से बड़ी आ जाती, वो डायरेक्टली हमने देख ली, ठीक है। तो n = 10, तो दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। अदरवाइज करने को आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक, बट हमें ये आना चाहिए फॉर्मूला। कई बार क्या होता है कि इसी से बनता है क्वेश्चन। मैंने क्या बताया कि 5 टर्म तक लेकर जाओ, तो आप इसको ऐसे लिखो, n × n-1 × n-2 × n-3 × n-4, कितने टर्म हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 42 इंटू, फिर मैंने बताया 3 टर्म तक लेकर जाओ बस, n × n-1 × n-2। np3 को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, n से लेकर 3 टर्म तक ले जाओ बस, ठीक है। इससे बड़ा इजी पड़ेगा इक्वेशन, मैंने जानबूझ के बाद में बताया क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए, नहीं तो बच्चे मकरा मारते हैं कि अरे इससे इजी पड़ रहा है तो दूसरा क्यों करें। करोगे आप इसी से, बट कई बार क्वेश्चन क्या होएगा, इसी मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये जो 5 है इसकी जगह वेरिएबल दे देगा, n की जगह नंबर दे देगा, तो फिर इसी से करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं होएगा कितने टर्म तक लेकर जानी है चीज़, फिर तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि n-3 × n-4 = 42, तो 42 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि दो कंजिक्यूटिव हों, 6 और 7, फिर आपको पता है कि इसकी वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू 10 है, कितना इजीली आ गया। नेक्स्ट ये बताओ भाई, तो अब इसको मैं उसी नॉर्मल तरीके से कर लूँ अपने से, बिना फॉर्मूले के, 4 टर्म तक जाना है, ठीक है जी, ऊपर तो n, n-1 n-2 n-3, ओके जी, 4 टर्म तक गए हम, 1 2 3 4, नीचे है n-1 से लेकर फिर से 4 टर्म तक जाना है, तो पहला टर्म n-1 है, अब की बार n-1 n-2
n-3 n-4, 4 टर्म हो गए अपने, ठीक है। देन इज इक्वल टू 5/3, ये कट गए तीनों, n/में n-4 इज इक्वल टू दिस। तो ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, इजीली n की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म में 4 का फर्क है ना, रेशियो में कितने का फर्क है, रेशियो में 2 का फर्क है। तो क्यों ना मैं इसको डबल कर दूं, 2 5 10, 2 3 6, फर्क भी तो डबल हो जाएगा, सब कुछ डबल हो जाएगा, फर्क 4 का हो जाएगा, देखो 4 का हो गया। अब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, n इज इक्वल टू 10 या फिर n-4 इज इक्वल टू 6, तो 4 उधर जाएगा, n इज इक्वल टू 10, ठीक, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, ये भी इजीली हम कर सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, बट मैं बता दूंगा आपको, फिर भी बड़ा दिल है मेरा। 3 टर्म तक जाना है, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और बिकॉज p है तो नीचे बटे में 3 फैक्टोरियल मत करना, कई बच्चे वो कर देंगे फिर पछताएंगे, डिवाइडेड बाई नीचे 4 टर्म तक जाना है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, 4 टर्म तक में गया, इक्वल टू 1/9। तो ये सब कुछ कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9, खत्म बात, सिंपल। ये बताओ, अब ये देखता हूं करोगे कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि r की वैल्यू क्या है, तो मुझे कितने टर्म तक जाना है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे। तो देखो 5 इंटू फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल, p के लिए है ना, अगर c होता तो एक और r फैक्टोरियल लिखता मैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल बटे में 4 - r फैक्टोरियल इस इक्वल टू 6 इंटू ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में क्या होता है n - r फैक्टोरियल, यानी कि 5 - r + 1। 5 में से मैंने घटाया है r - 1 को, 5 में से मैंने क्या किया है r - 1 को घटाया है, तो 5 - r + 1, तो 5 और 1 6 - r फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो एक और बात, देखो 5 और 4 फैक्टोरियल की गुणा करने से क्या होता है, ये बन जाता है 5 फैक्टोरियल, है ना, 5 × 4, तो मैंने 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 - r बड़ा है या 6 - r बड़ा है, बताओ। एक तो छोटे नंबर में से r घटा रखा है, एक बड़े नंबर में से, अगर मैं 1 करोड़ -r करूंगा तो वो बड़ा होगा, 1 करोड़ में से r गया, एक 4 में से r गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ से एक बात तो पता चल गई, r जो हो 4 से छोटा होएगा क्या, 4 - r 3 ही होएगा, फिर इसका उत्तर देखते हैं। तो ये बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी बड़ा है उसके फैक्टोरियल को खोल लूंगा, अभी आपको समझ में आएगा। आप क्या लिखते हो, आप n फैक्टोरियल को लिखते हो n, फिर उससे एक छोटा यानी कि n-1, फिर उससे एक छोटा n-2, ऐसे आप करते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 6 - r से छोटा क्या होगा, इसमें से एक घटाना जरा, 6 - r में से 6 - r -1, तो ये हो जाएगा 5 - r, है ना, इससे एक छोटा क्या होगा 5 - r, लेकिन यहाँ पर 4 - r है, तो मैं 4 - r तक जाऊँगा, 4 - r फैक्टोरियल, अब ये कट जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा था ना, वो चीज़ बार बार यूज़ करेंगे हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने वाली, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट 6 - r इंटू 5 - r इज इक्वल टू 6। अब आपके पास दो वो हैं रास्ते, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर आपको पता है कि दो नंबर हैं जो कि कंजिक्यूटिव हैं, एक 5 - r है, एक 6 - r है, ये एक बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट 6 है,
तो 6 को तोड़ो जरा, 3 दूनी 6 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 6 में से क्या घटाऊं कि 3 आए, 3 घटाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 3। ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है। ये बताओ भाई, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। 5PR यानी कि 5 फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे में 6 में से इसको घटाऊंगा तो 6 माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली ये करने के एबल होने चाहिए। देखो इस 6 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को काट दूं। ठीक है जी, अब ये हो गया 1 बाई, अब मुझे पता है 7 माइनस आर बड़ा है। ठीक है, ऊपर है 2 छिके 12, इसको मैं लिखूंगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर। अब ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल से ये गया। ठीक है, अब मुझे पता है इसको उठाकर यहाँ लाऊंगा, इज इक्वल टू 12 करूँगा, यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है और वो कंजिक्यूटिव नंबर हैं। तो 12 को तोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगा 4 तिये 12, तो यानी कि ये वाला नंबर 4 है, ये वाला नंबर 3 है। अब 7 में से कितने घटाऊँ कि 4 आए, 3। 6 में से कितने घटाऊँ कि 3 आए, 3। तो आर इज इक्वल टू 3, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। फिर से वैसा इक्वेशन, तो क्यों ना ये मैं HW में दे दूं आपको, या फिर मैं करवा ही देता हूँ, क्यों ज़्यादा HW दिए। अगर आप इसको खुद कर लो तो इसको स्किप कर देना, देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जो बंदा कर ले खुद। 5PR 5 फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस आर प्लस 1, यानी कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो उनसे भी ईजी है शायद। अब 6 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से काटूंगा तो सिर्फ 6 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6/7 माइनस आर, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। अब मुझे पता है क्या, इसको मैं उठाकर इधर ले आऊँ, इज इक्वल टू 6 होगा, यानी कि 2 ऐसे नंबर कंजिक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 7 में से कितने घटाऊंगी, 3 आए, 4। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, आर की वैल्यू 4 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बताओ। अब करने को तो इसको भी आप वैसे कर सकते हो, कैसे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि tan C2 इज इक्वल टू tan C8, बताइए ना, कि अगर इन दोनों का सम n के बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये 9 है ये 8 है, तो इन दोनों का सम क्या है, 17। 17C9 इज इक्वल टू 17C8। यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो भैया अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, 17C9 इज इक्वल टू 17C8, ऊपर वाला 17 है। ये तभी बराबर होते हैं, n में से कुछ छाटे, n में से कुछ छाटे, वो तभी बराबर होते हैं कब, या तो ऐसे बराबर होंगे tan C2 इज इक्वल टू tan C2। अब आपको पता है दोनों जगह 2 तो है नहीं, अलग अलग नंबर है, ऊपर सेम नंबर है n, तो तभी बराबर होएगा जब इन दोनों का सम n हो। ठीक है, 9 और 8 17, यानी कि ऊपर 17 पक्का, तो n की वैल्यू आपको 17 पता चल गई, n इज इक्वल टू 17। तो अब 17C17, 17 चीज़ों में से 17 चीज़ें छांटें, एक ही तरीका है, सारी की सारी छांट लो, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन को आप मेंटली कर सकते थे या मेंटली कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको कन्वेंशनल वे से भी हम जा सकते हैं। कैसे, देखो NC9 को मैं कैसे लिखूं, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस 9 फैक्टोरियल बटे में 9 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखूंगा। अब C है तो नीचे 9 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, n माइनस 8 फैक्टोरियल। C का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ,
ये तो p में भी आता है, c में एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो देखो इससे ये कट जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट अब n-9 बड़ा है ना, तो इसको मैं लिखूंगा, एक्सपेंड करूंगा ऐसे, और 9 बड़ा है तो 9 को मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक है। इज इक्वल टू 1/n-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो अब देखो ये कट जाएगा, ठीक है भाई। तो ये दोनों उठकर उधर जाएंगे, ठीक तो किया है ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। n-8 बड़ा होगा ना, n-9 बड़ा मान लिया मैंने, गड़बड़ करी भैया, गड़बड़ करी। देखो n-9 तो छोटा है ना भाई, n में से 9 घटा दिया, अब इसमें से मैं एक और घटाऊंगा तो n-10 आ जाएगा। 9 को मैं एक्सपेंड करूंगा, 9 और 8 में 9 बड़ा है, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्यों? ताकि ये कट जाएं। इस इक्वल टू अब n-8 है, इससे एक छोटा क्या होगा, इससे एक छोटा होगा n-9, ये अब बनेगी बात 8 फैक्टोरियल n-9 n-9, ठीक है। तो 1/समथिंग इज इक्वल टू 1/समथिंग, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि n-8 इज इक्वल टू 9, तो 8 को इधर भेजोगे पॉजिटिव हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9 और 8 17। आप ऐसे भी कर सकते हो n की वैल्यू, ठीक है, करने को। तो 17C17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सेम वही मामला, NC8 इज इक्वल टू NC2, यानी कि n इज इक्वल टू 8 + 2 यानी कि 10। व्हाट इज 10C2? आप मुझबान नहीं बता सकते हो, 10 इंटू 9 बटे में 2, 10 इंटू 9 90 बटे 2 45। ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इज टू L इज टू 1। देखते हैं भाई, लेट अस सी। 3 टर्म तक जाना है ना, 3 है नीचे, 3 है, 3 टर्म तक जाऊंगा। 2n अगला टर्म होएगा 2n-1, अगला टर्म होएगा 2n-2, और एक बटे में क्या होएगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसके बटे में ये लिख रहा हूँ, ऊपर भी बटे में 3 फैक्टोरियल है, ऊपर जो चीज़ है उस नीचे वाली के भी बटे में 3 फैक्टोरियल, तो मैं लिखूंगा नहीं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, समझ गए? क्लियर? अगर मैं ये बोलूँ कि आप ये निकालो 10C3 बटे में 5C3, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ऊपर 10 इंटू 9 इंटू 8 3 टर्म तक बटे में 3 फैक्टोरियल है, नीचे भी 3 टर्म तक बटे में 3 फैक्टोरियल, तो इससे कट गया। अगर C और C ऊपर नीचे हो और सेम नंबर हो, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल बटे में नीचे भी, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, कट जाता है। तो नीचे मैं सिर्फ 3 टर्म तक लिखूंगा, n इंटू n-1 इंटू n-2, बटे वाला 3 फैक्टोरियल गया, इस इक्वल टू 12/1। अब n-1 से मैं इसको काट सकता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये 2 पर जाएगा है, और कुछ बच रहा है, तो 2 दूनी 4 × 12, 2 दूनी 4 × 12, ठीक है। तो अब इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर है 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। इट इम्प्लाइज दैट अगर ये उधर जाएगा, ठीक है, अगर ये 2n उधर जाएगा तो ये हो जाएगा n, और ये 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5, n इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अच्छा डिट्टो पिछले वाले जैसा ही है, चलो इसको तेज करेंगे थोड़ा सा। देखो 2NC3 3 टर्म तक जाएंगे, 2n 2n-1 और 2n-2 डिवाइडेड बाई, इसमें भी बटे में 3 फैक्टोरियल, इसमें भी तो वो कट ही जाएगा, तो n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 11/1। तो देखो n से n गया, n-1 से ये चला जाएगा 2 पर, क्योंकि 2 कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इम्प्लाइज दैट 2 दूनी 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8n-4 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11n-22। इट इम्प्लाइज दैट अगर 8n को मैं उधर ले गया, 11-8 3n हो जाएगा, और 22 को मैं इधर ले आऊँ, 22 में से 4 गए 18, तो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू
6। क्लियर है भाई? सो दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसकी कुछ बेसिक कैलकुलेशन अगर आ जाए तो ये सोचकर मैंने ये क्लास आपके ली है, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वैसे इस क्लास से पहले ही ख़त्म हो गया था, उसी नॉलेज के बेस पर आप ये सारे कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर दी एंड। उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि स्कूल टाइम पर उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया हुआ रहता नॉर्मली, तो कन्फ्यूजिंग रहता है इस टाइम तक स्टूडेंट्स को। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल टॉपिक से डबल ये आपको देखना होता है। तो नॉर्मल टॉपिक आप 2 बार देख रहे हो और एक वीडियो को, तो इसकी वीडियो को 4 बार आप देखो। मतलब इतनी मज़ेदार क्लैरिटी आ जाएगी ना, बियॉन्ड वर्ड्स, मज़ा आ जाएगा आपको। पहली बार पता चलेगा कि अच्छा ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। पहली बार में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बट उसके बाद दोबारा देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। बिलीव मी, देख कर देखो।